हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेन योर ब्रेन। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गाइस, इस क्लास में हम जून से लेके अगस्त तक के करंट अफेयर को कवर करते हुए ये सेकंड क्लास आपको दी जा रही है। इससे पहले फर्स्ट क्लास आपको करा चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसने नहीं देखी है वो वहां से देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिखता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पालन 1000 राष्ट्रीय अभियान और पेरेंटिंग ऐप जीवन के कितने वर्षों में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है? पहले 2 वर्षों में, पहले 5 वर्षों में, पहले 10 वर्षों में, पहले 12 वर्षों में। तो सही आंसर क्या होगा यहाँ पे? सही आंसर है यहाँ पे पहले 2 वर्षों में। यहाँ पे एक पेरेंटिंग ऐप लॉन्च किया गया है जो कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर केंद्रित है। तो ये पहले 2 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव में इसे लॉन्च किया गया है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देश भर के कितने शहरों ने खुद को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है, अर्थात सफाई कार्यों को मशीनीकृत होने की सूचना दे दी है? मतलब यहाँ पे जो सफाई की जाएगी वो मशीनों से की जाएगी। और तो ऐसे कितने शहर हैं? ऑप्शन है हमारे पास 100, 200, 400 या 500। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन है हमारे पास 500। ऐसे 500 शहर हैं जिन्होंने अपने आप को सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया है। गाइस, इसमें आपको बता दें, यहाँ पे इसी के तहत एक नमस्ते योजना लॉन्च की गई थी और 2019 में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज भी लॉन्च किया गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ स्थित है, जिसने ICAR के साथ मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप विकसित किया है? गाइस, इसको याद रखेंगे। इस मोबाइल ऐप का क्या नाम है? मत्स्य सेतु। मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप विकसित किया है ICAR ने। और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास राजकोट, शिमला, भुवनेश्वर, इंदौर। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा यहाँ पे भुवनेश्वर। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। इसमें ये जो ऐप विकसित किया गया है मत्स्य सेतु, इसकी बात करेंगे तो इसमें एक एक्वा बाजार फीचर है और इसका उद्देश्य है जलीय कृषि के हितधारकों को आपस में जोड़ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है? तो यहाँ आपसे पूछा है प्रेम सिंह तमांग कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राजकीय तितली के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तो ऑप्शन है हमारे पास असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे सिक्किम। सिक्किम के ये CM है प्रेम सिंह तमांग। यहाँ पे इस तितली को, ब्लू ड्यूक को, राजकीय तितली के रूप में मान्यता दी गई है। ये तितली 1858 में पहली बार देखी गई थी और इसका वैज्ञानिक नाम आप याद रखेंगे, द्वाररोना दुर्गा। इसका वैज्ञानिक नाम है द्वाररोना दुर्गा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारे पास बिहार। मिथिला मखाना जिसको GI टैग दिया गया है, ये किस राज्य में दिया गया है? बिहार में। बिहार के अभी
कुछ और 5 प्रोडक्ट्स की बात कर लेंगे जिनको कि जीआई टैग दिया गया है। तो बिहार के हो गया, एक हो गया, तो बिहार का एक हो गया जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान और शाही लीची। इन चीजों को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है और ये भी बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण उद्यमी परियोजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन है हमारे पास रांची, रायगढ़, लखनऊ, जबलपुर। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है रांची। तो रांची में जनजातीय युवाओं में कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। कहाँ पे? रांची में। ओके, बजट में इसके लिए 85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रिटेन की सत्ता समाप्त कर कौन दुनिया का सबसे नया गणराज्य बन गया है? ब्रिटेन की सत्ता को समाप्त करके कौन सा राज्य नया गणराज्य बन गया है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास पनामा, क्यूबा, बारबाडोस, नाइजीरिया। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे बर्बाडोस। बर्बाडोस एक ऐसा कंट्री है जो अब जाके गणराज्य बना है। इसको 55 साल पहले ही स्वतंत्रता मिल गई थी, लेकिन इसने अब खुद को गणराज्य घोषित किया है। 30 नवंबर 1966 को ये देश स्वतंत्र हो गया था, लेकिन अब इसको घोषित किया है गणराज्य। बर्बाडोस की बात करेंगे तो बर्बाडोस, इसकी कैपिटल है ब्रिज टाउन। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेचीफू सुरंग कहाँ स्थित है जिसका उत्खनन कार्य हाल ही में पूर्ण किया गया है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख। नेचीफू सुरंग कहाँ स्थित है ये बताना है हमको। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये, राइट ऑप्शन है इसका अरुणाचल प्रदेश। और बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने इसको बनाया है। 5700 फीट इसकी ऊंचाई है। लंबाई की बात करेंगे तो 500 मीटर इसकी लंबाई है। ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी तवांग जिले में बनाई गई है, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में गुजरात बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें किस आयु वर्ग की लड़कियां शामिल होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास 5 से 10 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, 11 से 21 वर्ष या 15 से 21 वर्ष। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे 11 से 21 वर्ष। इसमें 11 से 21 वर्ष की लड़कियां शामिल होंगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, बुल्गारिया के सोफिया में अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अंतिम पंघल, अंशु मलिक। क्या होगा सही आंसर? और सही आंसर है हमारे पास अंतिम पंघल। अंतिम पंघल अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है और ये पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं ऐसा करने वाली। और अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो याद रखेंगे बुल्गारिया के सोफिया में। अंतिम पंघल की बात करेंगे तो अंतिम पंघल हरियाणा की हैं, हरियाणा के हिसार जिले से हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2022 संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है हमारे पास बर्लिन, सेकंड ऑप्शन है जेनेवा एंड थर्ड ऑप्शन है हमारे पास दुबई एंड लास्ट ऑप्शन लिस्बन। तो क्या होगा इसका सही आंसर?
सही आंसर है यहाँ पे लिस्बन। लिस्बन में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये इसका आयोजन केन्या और पुर्तगाल की सरकार की मेजबानी से किया गया है लिस्बन में। याद रखेंगे इसको। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहां पर स्थित है, जिसने भारतीय नौसेना के साथ समुद्र विज्ञान तथा मौसम विज्ञान में उपग्रह आधारित नौसेना अनुप्रयोगों पर समझौता किया है। ऑप्शन है हमारे पास बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद या चेन्नई। तो क्या होगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे अहमदाबाद। यहाँ हमसे पूछा है इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है, तो अहमदाबाद में। और इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल रही है, भारतीय नौसेना के साथ समुद्र विज्ञान और मौसम विज्ञान में एक उपग्रह आधारित नौसेना अनुप्रयोग पर समझौता किया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को में कहाँ के लंगत सिंह कॉलेज स्थित 106 साल पुरानी खगोलीय वेधशाला को धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है हमारे पास मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो क्या होगा इसका सही आंसर? सही आंसर है इसका बिहार। ये लंगत सिंह कॉलेज बिहार का है। इसको यूनेस्को ने धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। सॉरी, इस कॉलेज को नहीं शामिल किया है, इस कॉलेज की 106 साल पुरानी एक खगोलीय वेधशाला है, उसको शामिल किया गया धरोहर सूची में, जो इसी कॉलेज में स्थित है। और ये वेधशाला जो बनाई गई थी 1916 में बनाई गई थी। बात कर लेंगे लंगत सिंह कॉलेज की, ये बिहार में स्थित है और यहाँ पे एक तारामंडल भी है इसी कॉलेज में, जो 1946 में बनाया गया था। और लंगट सिंह कॉलेज भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंध है और इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सीखो और कमाओ योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन है? सीखो और कमाओ योजना की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन है हमारे पास अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय। तो क्या होगा सही आंसर यहाँ पे? सही आंसर है यहाँ पे अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। सीखो और कमाओ योजना के लिए एक नोडल मंत्रालय है अल्पसंख्यक और कार्य मंत्रालय। ये योजना 14 से लेकर 35 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के लिए शुरू की गई है और कौशल विकास योजना के तहत शुरू की गई है। इसकी उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका उद्देश्य है रोजगार के अवसर देना, श्रमिकों, स्कूल छोड़ने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओएनजीसी पैरा गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? आंसर है हमारे पास 2017, 2018, 2019 या 2020। क्या होगा सही ऑप्शन? सही ऑप्शन है यहाँ पे 2017। ओएनजीसी ने पैरा गेम्स की शुरुआत कब की थी? तो 2017 में की थी। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के जो हमारे मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम से ओएनजीसी के पैरा ओलंपिक ये जो खेल हुए थे इनका उद्घाटन किया था और इसमें 275 दिव्यांग व्यक्ति शामिल होंगे, इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस देश के साथ भारत की द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास का तीसरा संस्करण एक्स बिनबैक्स 2022 होगा? ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास बांग्लादेश, भूटान, वियतनाम या ब्राजील। किस देश के साथ होगा ये एक्स बिनबैक्स 2022, ये हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन है हमारे पास वियतनाम। ये एक्स बिनबैक्स जो ये द्विपक्षीय बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये वियतनाम के साथ है और इसका तीसरा संस्करण है ये, इस बात को याद रखेंगे। और इसका पहला संस्करण जो हुआ था 2019 में हुआ था और वो वियतनाम में हुआ था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस देश की वायुसेना द्वारा अगस्त के अंत में आयोजित अभ्यास पिच ब्लैक में भारतीय सेना 16 अन्य देशों के साथ भाग लेगी? ये एक सैन्य अभ्यास की बात की जा रही है जिसका नाम है पिच ब्लैक। तो ये इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना द्वारा अगस्त में इस अभ्यास को यानी कि पिच ब्लैक को भारतीय सेना 16 अन्य देशों के साथ भाग देगी। इसमें 16 इन देशों में हमारा भारत भी शामिल है और ऑस्ट्रेलिया की वायुसेना इसको आयोजित करेगी। पिच ब्लैक की बात कर लें तो ये हर 2 साल में होता है और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। कोविड-19 महामारी की वजह से ये 4 साल के बाद हो रहा है, काफी लेट हो रहा है। और इस युद्धाभ्यास में आमतौर पर उत्तरी ऑस्ट्रेलिया के RAF जो बोलते हैं वहां के ठिकाने जो हैं डार्विन और टिंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिन 10 शहरों में गूगल की स्ट्रीट व्यू सेवाएं शुरू की गई हैं उनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन देखेंगे, बेंगलुरु दिल्ली, मुंबई चेन्नई, पुणे नासिक, हैदराबाद पटना। तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है ये बताना है। सही ऑप्शन है हमारे पास हैदराबाद पटना। हैदराबाद पटना। ये जो स्ट्रीट व्यू सेवा जो शुरू की गई है ये गूगल द्वारा शुरू की गई है। ये बात आप याद रखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्ट्रीट व्यू सेवाएं किसने शुरू की है? तो गूगल ने। और ये 10 शहरों में शुरू की गई हैं। कौन कौन से हैं वो 10 शहर? उनको एक बार नाम देख लेंगे हम। बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, बड़ोदरा, अमृतसर, अहमदनगर। यहाँ ये सारे हैं। तो इस जो आपका ऑप्शन है इसमें से पटना शामिल नहीं है लेकिन हैदराबाद शामिल है। गूगल ने टेक महिंद्रा और जेनेसिस इंटरनेशनल के साथ साझेदारी करके ये स्ट्रीट व्यू सेवाएं शुरू की हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पहली बार वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया? तो ऑप्शन है हमारे पास 1998, ऑप्शन बी है हमारे पास 2008, ऑप्शन सी है 2004, ऑप्शन डी 2014। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारे पास 2008। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पहली बार 2008 में मनाया गया था और ये 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। इस बात को याद रखेंगे। और 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन नोबेल अवार्डी जो है डॉक्टर बारूक ब्लूमबर्ग, उनके जन्मदिन होता है। तो उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। इस बार जो हेपेटाइटिस डे मनाया गया था 28 जुलाई को, उसकी थीम थी हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना। इंग्लिश में देख लेंगे, ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मिंजर मेला
कहाँ मनाया जाता है, जिसका जिक्र मोदी जी ने मन की बात के संस्करण में भी किया था। तो मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है ये हमको बताना है। ऑप्शन है हमारे पास उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, असम। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारे हिमाचल प्रदेश। तो मिंजर मेला कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। मिंजर मेला 935 ईस्वी में त्रिगत, जो अब कांगड़ा नाम से जाना जाता है, उसके एक शासक थे चंबा के राजा, उनकी विजय के उपलक्ष्य में चंबा की घाटी में मनाया जाता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और ये जो मेला है श्रावण मास के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मिंजर का मतलब यहाँ देख लेंगे। मिंजर का मतलब है पौधे के जो पुष्पक्रम होता है उसको हम मिंजर कहते हैं, यानी कि जो अंकुर होता है मक्के का, मेनली मक्के का जो अंकुर होता है उसका ये प्रतीक है। ये वहां से ये नाम लिया गया है मिंजर। तो मिंजर मेला कहाँ का है इसको याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ऑप्शन। तो मिंजर मेला कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना की टुकड़ियों के बीच अल नजाह 4 सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, लद्दाख। तो कहाँ आयोजित किया जा रहा है ये अल नजाह 4, ये हमको बताना है। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है अल नजाह 4, ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राइट ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान। भारत और ओमान के बीच मनाया जा रहा, भारत और ओमान के बीच होगा ये संयुक्त सैन्य अभ्यास और इसका नाम है अल नजाह 4। इसको याद रखेंगे, भारत और ओमान के बीच हो रहा है और कहाँ आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान में। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत सरकार पूरे समुद्र तट पर क्लीन सी सेफ सी अभियान के तहत स्वच्छता अभियान किस दिन चलाएगी? ऑप्शन है हमारे पास 15 अगस्त, 17 अगस्त, 15 सितंबर या 17 सितंबर। तो क्या होगा सही ऑप्शन? सही आंसर है हमारा सही आंसर है हमारा 17 सितंबर। 17 सितंबर को क्लीन सी सेफ सी अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। और 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस पर समाप्त होने वाले स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 3 जुलाई से 75 दिनों का लंबा अभियान शुरू किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जगदीप धनखड़ जो है देश के कौन से उपराष्ट्रपति चुने गए हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास 13, 13वें, 14वें, 15वें या 16वें। किस नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं ये हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे 14वें। ये 14वें उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेंगे, पूछे जाने की इसकी बहुत बहुत संभावना है। तो बात कर लेंगे हम जगदीप धनखड़ के बारे में। जगदीप धनखड़ जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के प्रत्याशी हैं और ये 14वें उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। ये राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में कृषि परिवार में इनका जन्म हुआ था और 1989 में पहली बार इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा था और झुंझुनू के लोकसभा से चुनाव लड़ा था। साल 2019 में उन्हें केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल का राज्यपाल चुना गया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नगर वन योजना में वनों का रखरखाव किसके द्वारा किए जाने का प्रावधान है? ऑप्शन है हमारे पास केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विशेष समिति या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों, यानी कि केंद्र राज्य और राज्य सरकार दोनों। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे राज्य सरकार।
नगर वन योजना और वनों के रखरखाव के लिए वनों का रखरखाव किसके द्वारा किए जाने का प्रावधान है, तो वो राज्य सरकार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष सैन्य बलों के 13वें संस्करण का अभ्यास वज्र प्रहार 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन है हमारे पास उत्तराखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। भारत और अमेरिका के बीच ये सैन्य अभ्यास होता है वज्र प्रहार, और ये इसका 13वां संस्करण है, और ये आयोजित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें वज्र प्रहार की, तो इसकी मेजबानी भारत और अमेरिका बारी बारी से करते आ रहे हैं। एक बार भारत में होता है तो दूसरी बार अमेरिका में होता है। इसका जो 12वां संस्करण हुआ था वो जॉइंट बेस लेविस मैककॉर्ड वॉशिंगटन यूएस में हुआ था, और इस बार भारत में किया जा रहा है तो हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भूमि आधारित नौसैनिक और होमलैंड सुरक्षा प्रणालियों पर भारत की प्रमुख प्रदर्शनी डेफ एक्सपो की 12वीं संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है यहाँ पे गुजरात। ये जो प्रदर्शनी डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है, ये गुजरात में आयोजित किया जा रहा है, गुजरात के गांधीनगर में। इस बात को याद रखेंगे। डेफ एक्सपो 2022 जो है रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करने 2025 तक 5 अरब डॉलर का निर्यात हासिल करने के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संस्कृति मंत्रालय डैश भारत की अटल अमर भावना और उसकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए इंडिया की उड़ान प्रोग्राम शुरू किया है। संस्कृति मंत्रालय और किस मंत्रालय ने भारत की अटल अमर भावना और उसकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए इंडिया की उड़ान प्रोग्राम शुरू किया है, ये हमें बताना है। और ऑप्शन है हमारे पास फ्लिपकार्ट, अमेजन, नेटफ्लिक्स या गूगल। तो क्या होगा सही ऑप्शन? सही आंसर है हमारे पास गूगल। तो संस्कृति मंत्रालय और गूगल ने भारत की अटल अमर भावना और इसकी उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए इंडिया की उड़ान अभियान की शुरुआत की है। इंडिया की उड़ान, इस चीज को याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि इंडिया की उड़ान प्रोग्राम किसका है, तो संस्कृति मंत्रालय और गूगल का है। गूगल ने 1947 के बाद से भारत की प्रगति और भारतीयों के योगदान को दिखाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के साथ सहयोग किया है, और गूगल की नई वेबसाइट का नाम गूगल आर्ट और कल्चर है। इस बात को भी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में सहायता के लिए नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है? कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए नीति घोषित करने वाला देश का प्रथम राज्य बना है? तो ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है गुजरात। तो गुजरात देश का प्रथम राज्य बन गया है जो कि राज्य में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले उत्पादन के क्षेत्र में सहायता के लिए नीति घोषित की है, जिसने गुजरात सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन क्षेत्र में सहायता के लिए नीति घोषित करने वाला प्रथम राज्य बन गया है। सेमीकंडक्टर चिप के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ भारत सरकार द्वारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है, और इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है, याद रखेंगे। चलिए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य का बुरहानपुर जिला देश का पहला हर घर प्रमाणित जिला बन गया है? तो ऑप्शन है हमारे पास उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो किस राज्य का जिला है ये बुरहानपुर, ये बताना है। सही ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला है ये, और ये हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है। और जब राज्य की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा, गोवा, जो लास्ट क्लास में हम बता चुके हैं। मतलब यहाँ पे 100% जल पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई वर्ल्ड के वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डाटा सेट में गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल एसीआई वर्ल्ड के वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डाटा सेट में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट का रेट क्या है? रेटिंग इसको दी गई है, तो इसका रेटिंग का पूछा है, कितनी रेटिंग इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को मिली है। ऑप्शन है हमारे पास 10वां, 11वां, 12वां या 13वां। तो क्या होगा सही ऑप्शन? सही आंसर है 13वां। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने अपना वार्षिक वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटा सेट प्रकाशित किया है, जिसमें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को 13वें नंबर पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देश की पहली स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत विक्रांत का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन है हमारे पास मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टनम शिप बिल्डिंग, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। तो क्या होगा आंसर? सही ऑप्शन है हमारे पास कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड इसने विक्रांत का निर्माण किया है, जो कि देश का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है। इसका नाम भारत के पहले विमान वाहक पोत भारतीय नौसेना का जो जहाज था आईएनएस विक्रांत, उसके नाम पर रखा गया है। और आईएनएस विक्रांत के बारे में बता दें आपको, 1971 के युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हेनले इंडेक्स से। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार पावरफुल पासपोर्ट वाले 199 देशों में भारत के पासपोर्ट को कितने नंबर की रैंकिंग मिली है? ऑप्शन है हमारे पास 85, 85 नंबर रैंकिंग मिली है, 86, 87 या 88। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारे पास 87। तो भारत के पासपोर्ट को 87वें नंबर पर रखा गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का डाटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का एक्सक्लूसिव डाटा पर आधारित है। इसमें पहले स्थान की बात करेंगे तो पहले स्थान पे जापान है, जो हमेशा होता है, और दूसरे स्थान पे सिंगापुर और साउथ कोरिया का पासपोर्ट रखा गया है। और हमारे इंडिया का याद रखेंगे मेनली, और फर्स्ट नंबर याद रखेंगे। ये दोनों ही पूछे जाएंगे जहां तक पूछा जाएगा कि भारत की रैंकिंग क्या है, भारत के पासपोर्ट को किस रैंकिंग पे रखा गया है। तो आंसर होगा आपका 87वां। और फर्स्ट नंबर पूछता है कि फर्स्ट नंबर पे कौन है, तो जापान का पासपोर्ट है। बस इतना ही पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय सेना के लिए बनाई गई देश की पहली यात्री ड्रोन का नाम क्या है? एक यात्री ड्रोन बनाई गई है भारतीय सेना के लिए, उसका नाम क्या है बताना है हमको। तो ऑप्शन है हमारे पास सागर, सिंधु, विराट, वरुण। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है यहाँ पे वरुण। भारतीय नौसेना के लिए देश की पहली यात्री ड्रोन बनाई गई है और इसका नाम है वरुण। इसको याद रखेंगे।
ये जो है 25 मिनट में 25 किलोमीटर तक की उड़ान भर के 130 किलोमीटर का वजन या सामान्य इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सकती है और इसका नाम है वरुण। इसको याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य में निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो डोनी पोलो हवाई अड्डा नाम रखा गया है किस हवाई अड्डे का जो कि निर्माणाधीन है? ऑप्शन है हमारे पास असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को ईटानगर के पास ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को डोनी पोलो हवाई अड्डे के रूप में नामित करने का सुझाव दिया था। और डोनी का अर्थ होता है सूर्य और पोलो। डोनी का अर्थ होगा सूर्य और पोलो की बात करेंगे तो पोलो का अर्थ होता है चंद्रमा, यानी कि सूर्य और चंद्रमा। इससे इसका नाम दिया है डोनी पोलो। और वर्तमान में इस एयरपोर्ट को होलोंगी हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है और ये राजधानी ईटानगर का एकमात्र हवाई अड्डा है, इस बात को याद रखेंगे। और पासीघाट और तेजू हवाई अड्डों के बाद अरुणाचल प्रदेश में ये तीसरा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खंडवा मध्य प्रदेश में बनाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर संयंत्र की क्षमता क्या होगी? ऑप्शन है हमारे पास 400 मेगावाट, 500 मेगावाट, 600 मेगावाट या 750 मेगावाट। तो क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है यहाँ पे 600 मेगावाट। खंडवा मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है ये दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र और इसकी क्षमता है 600 मेगावाट। इसको याद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 3000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वर्ल्ड बैंक और पावर ग्रिड ने समझौता किया है। यह बिजली का उत्पादन बांध के करीब 2000 हेक्टेयर जल क्षेत्र में होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कृषि से रिलेटेड है। भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? भारत में कृषि जनगणना की शुरुआत कब की गई थी ये बताना है हमको। ऑप्शन है हमारे पास 1960 से 61, ऑप्शन बी है 1970 से 71, 1965 से 66, 1975 से 76। तो कब हुई थी भारत में पहली कृषि जनगणना, इसको बताना है हमें। सही आंसर है यहाँ पे 1970-71। इसमें पहली कृषि जनगणना हुई थी 1970-71 में। ये 1970-71 से हर 5 साल में कृषि जनगणना की जाती है, इस बात को याद रखेंगे। जनगणना का 10वां संस्करण 2015 से 16 के साथ आयोजित किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। और कृषि जनगणना विभिन्न मापदंडों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत है। इसमें खेती के इस्तेमाल वाले जोतों की संख्या का क्षेत्र और उनका आकार, वर्ग का वितरण, भूमि उपयोग, किराएदारी और फसल पद्धति आदि को शामिल किया जाता है। यह पहली बार है कि कृषि जनगणना के लिए डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस राज्य में स्थित तडोबा टाइगर रिजर्व ने राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह आयोजित किया है? तो तडोबा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है हमें ये बताना है। ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, असम, गुजरात या केरल। तो कहाँ स्थित है तडोबा टाइगर रिजर्व? सही आंसर है हमारा महाराष्ट्र। तो तडोबा टाइगर रिजर्व द्वारा राष्ट्रीय वैश्विक बाघ दिवस समारोह की मेजबानी की जा रही है। ये चंद्रपुर स्थित फॉरेस्ट अकादमी में मनाया जाएगा। इसमें 70% से अधिक हिस्से का संरक्षण और बचाव करने में भारत ने मानक स्थापित किए हैं।
1973 में जहां भारत में बाघों के अभ्यारण्य की शुरुआत में संख्या 9 थी, अब बढ़कर कितने हो गए हैं? 52 हो गए हैं। भारत में 2018 से प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार अखिल भारतीय बाघ का आंकलन किया जाता है। वैश्विक बाघ दिवस मनाने की घोषणा सेंट पीटर्सबर्ग में 29 जुलाई को की गई थी, ये भी याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में होगा और इसका लोगो क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑप्शन है हमारे पास मध्य प्रदेश और लोगो है बाघ, असम गेंडा, गुजरात शेर, राजस्थान ऊंट। तो क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है यहाँ पे गुजरात शेर, यानी कि गुजरात में आयोजित किया जाएगा और इसका लोगो होगा शेर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास भारत की बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत की बायो इकोनॉमी में 2020 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? ऑप्शन है हमारे पास 14.1, 14.2, 15.1, 15.2। तो क्या होगा इसका आंसर? सही आंसर है यहाँ पे 14.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। जैव अर्थव्यवस्था द्वारा 2025 तक 150 बिलियन डॉलर और 2030 तक 300 बिलियन डॉलर के आंकड़े को छूने की संभावना बताई जा रही है। बायोटेक स्टार्टअप्स के 2025 तक 2 गुना बढ़कर 10,000 से अधिक होने की उम्मीद है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 68वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन है हमारे पास तानाजी, सोर्राई पोट्रू, अय्यप्पन कोशियम, थ्री सिस्टर्स। तो क्या होगा सही आंसर यहाँ पे? सही आंसर है हमारा सोर्रई पोट्टू। सोर्रई पोट्टू को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया है और ये 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार थे, याद रखेंगे गाइस। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट पुरस्कारों को देख लेंगे जो कि पूछे जा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार हमने देख लिया, सोर्राई पोट्रू को मिला है। एक्टर का देख लेंगे, एक्ट्रेस का देख लेंगे। तो यहाँ पे जो बेस्ट एक्टर माने गए हैं वो कौन है? अजय देवगन, जिनको तानाजी मूवी के लिए मिला है ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और इनके साथ ही सूर्या जो सोर्राई पोट्रू के ये एक्टर हैं, इनको भी मिला है। अजय देवगन और सूर्या दोनों को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे तो अपर्णा बाल मुरली को मिला है सोर्राई पोट्रू के लिए। बात कर लेते हैं इसके बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है, यानी कि निर्देशक का अवार्ड। तो ये जो अय्यप्पन कोशियम मूवी है इसके डायरेक्टर हैं सची, इनको मरणोपरांत दिया गया है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करेंगे तो ये 1954 में स्थापित किए गए थे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंडिया एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बाद भारत का तीसरा पावर एक्सचेंज कौन बन गया है? ऑप्शन है हमारे पास आर्यवर्त पावर एक्सचेंज, भारत पावर एक्सचेंज, हिमालयन पावर एक्सचेंज, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है हमारा हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G7 के नेताओं ने भारत जैसे विकासशील देशों में ढांचागत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2027 तक कितने अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है? ऑप्शन है हमारे पास 250 अरब डॉलर, 400 अरब डॉलर, 500 अरब डॉलर या 600 अरब डॉलर। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे 600 अरब डॉलर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और G7 के अन्य नेताओं ने जर्मनी में स्लॉस एल्माउ में अपनी वार्षिक सभा में पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को फिर से शुरू किया है।
चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र के समर्थन से दुनिया के पहले तैरने वाले शहर ओसिनिक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ऑप्शन है हमारे पास सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, दुबई या बैंकॉक। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है यहाँ पे दक्षिण कोरिया। तो ओसिनिक्स का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दक्षिण कोरिया में, जो कि दुनिया का पहला तैरने वाला शहर है और इसको संयुक्त राष्ट्र का यानी कि यूएन का समर्थन मिला है। एक दूसरे से जुड़े प्लेटफॉर्म कुल 15.5 एकड़ के क्षेत्रफल को ये कवर करेंगे, जो 12,000 लोगों के रहने के लिए इसमें लगभग जगह होगी पूरी। अनुमान बताया जा रहा है कि पानी पर तैरते इस शहर के निर्माण में कुल $200 मिलियन यानी कि 15 अरब रुपए से ज्यादा खर्च हो जाएंगे, जो 2025 तक बनकर तैयार हो पाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंबोडिया के मीकांग नदी में पाई गई दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की मछली स्टिंगरे मछली की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है हमारे पास 13 फीट, 14 फीट, 15 फीट या 16 फीट। तो कितनी है इसकी लंबाई? सही आंसर है हमारे पास 13 फीट। इस मछली की लंबाई है 13 फीट। ये कंबोडिया के मीकांग में पाई गई और दुनिया की सबसे बड़ी साफ पानी की मछली है। ये मछली जो थाईलैंड में एक मछली पकड़ी गई थी कैटफिश, उससे 6.8 किलोग्राम ज्यादा वेट की है। आमतौर पे ये मछली एक सस्ते प्रोटीन स्रोत के रूप में बाजार में मिलती है। व्हेल मछली सबसे बड़ी मछली है जो समुद्र के खारे पानी में रहती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 2022 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कारों में भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? ऑप्शन है हमारे पास कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। तो क्या होगा इनमें से सही आंसर? सही आंसर है हमारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ओके, सही आंसर है हमारा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो 2022 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट पुरस्कारों में इसने खिताब जीता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान के सहयोग से अग्निवीरों के लिए कौशल आधारित 3 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या दिल्ली विश्वविद्यालय, इग्नू या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग। किसने शुरू किया है ये? क्या होगा सही आंसर? तो सही आंसर है हमारे पास इग्नू। शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों द्वारा सेवा के दौरान कौशल प्रशिक्षण को स्नातक उपाधि के लिए मान्यता प्रदान करेगा और इसमें स्नातक कार्यक्रम के तहत सेवाकालीन प्रशिक्षण को 50% क्रेडिट दिया जाएगा, जबकि 50% क्रेडिट पसंद आधारित पाठ्यक्रमों से आएगा। रोजगार और शिक्षा के लिए भारत और विदेशों में मान्यता प्राप्त डिग्री इग्नू द्वारा प्रदान की जाएगी और ये कार्यक्रम अग्निवीरों को असैनिक क्षेत्र में अपनी पसंद के कैरियर को आगे बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्रम की रूपरेखा को संबंधित नियामक निकायों, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद द्वारा और यूजीसी द्वारा विधिवत मान्यता दी जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा एक मेमोरेंडम एसोसिएशन को मंजूरी दी है? ऑप्शन है हमारे पास बांग्लादेश, श्रीलंका,
म्यांमार, भूटान। तो क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है हमारे पास श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय रेलवे नवाचार नीति के लिए स्टार्टअप के तहत नवोन्मेषकों को रेलवे में तकनीकी समाधान के लिए कितना अनुदान समान पटवारी के आधार पर मुहैया कराएगी? तो ऑप्शन है हमारे पास 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ या 2.5 करोड़। तो सही आंसर है हमारे पास 1.5 करोड़। भारतीय रेलवे राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट ने स्टार्टअप और अन्य कंपनियों के साथ भागीदारी के माध्यम से नवाचार के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल रेलवे के लिए स्टार्टअप की शुरुआत की है। नवोन्मेषकों को रेलवे में तकनीकी समाधान के लिए 1.5 करोड़ रुपए के अनुदान की मंजूरी दी जाएगी। विकसित बौद्धिक संपदा अधिकार नवोन्मेषकों के पास ही रहेगा। और इस नीति के माध्यम से 11 समस्याओं की पहचान की गई है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहा है? तो सही आंसर है हमारे पास 6.71। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा इस क्लास का, देख लेंगे। नेशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री की रिपोर्ट के अनुसार 3 उच्च चीनी उत्पादक राज्यों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। तो कौन इसमें शामिल नहीं है ये हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन है इसमें बिहार। बिहार इसमें शामिल नहीं है। चीनी उत्पादन इस साल 3.55 करोड़ टन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकता है, ऐसी अनुमान लगाया जा रहा है। भारत में कुल चीनी उत्पादकों में 3 शीर्ष राज्य हैं। कौन कौन से? महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक। ये 3 शीर्ष चीनी उत्पादक राज्य हैं और ये लगभग 85% योगदान देते हैं चीनी के निर्माण में। ब्राजील के बाद भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, इस बात को भी याद रखेंगे। तो टॉप पे कौन है? ब्राजील। ब्राजील सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन करता है और भारत दूसरे नंबर पे है, इस बात को याद रखेंगे। और हमारे जो इंडिया में कौन कौन है? तो महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटक है। तो इस तरह हमने कंप्लीट कर लिए हैं टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट 6 मंथ से लिए गए हैं ये सारे। और ये आने वाले सभी एग्जाम्स में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और आई होप आपको ये क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रेन योर ब्रेन। और क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।